कैमरा एक्शन। दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आज इबादत रूबरू हो गए। आइए सुने जाने माने शायर और गीतकार एएम तुराज से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। हम मर गए, हम अपने वतन पे मर गए, ना घर गए, वापस ना अपने घर गए। आज सुनिए इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। कितने हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी, नींद गई फिर बैठकर पछताती है जिंदगी। हर उम्र के अपने सपने हैं महल बना लेने के, हर उम्र की अपनी खामोशी भी है जो बताती है स्वादे जिंदगी। जिंदगी और जिंदगी के जायके। चलिए मिलते हैं इस दिल अजीज शायर से जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं अपनी शायरी से, गीतों से, अपने अंदाज से। नमस्कार श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं फिल्म पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गुजारिश और इन जैसी हिट फिल्मों के गीतकार और मशहूर शायर और स्क्रिप्ट राइटर श्री एएम तुराज। विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुराज साहब। जी, सबसे पहले तो विविध भारती का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो आप मेरे सुनने वालों तक, अपने सुनने वालों तक आप मुझे पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सुनने वालों को नमस्कार। अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिल्मों के बारे में जो आपने सोचा था जब आप लिखते थे और एक सपना लेकर मुजफ्फरनगर से मुंबई आए, और जिस लेवल पे आप लिख रहे, पढ़ रहे थे, जैसे शायरों को पढ़ रहे थे, तो जब आप आए और आपको यहाँ मौका मिलना शुरू हुआ, जब आपको कहा गया कि ऐसे गीत लिखने हैं, तो आप के सोच के मुताबिक थे वो, जैसा आप सोच कर आए थे कि इस लेवल का काम मैं करूंगा, मुझे ऐसी अपनी पहचान बनानी है, या फिर आपको लगा कि नहीं, फिल्मों का जो स्तर है वो जो रियल साहित्य है उससे थोड़ा, हम ये तो नहीं कहेंगे ऊपर नीचे है, लेकिन अलग है, उसकी खींच कहीं हुई आपको कि मुझे अपने स्तर से थोड़ा सा अलग हटना होगा? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, मैं जब आया था यहाँ तो मैं थोड़ा वो शायरी वायरी सीख के आया था, और वो मीटर्स जो शायरी की बहरें और बाकी जो चीजें होती हैं वो सब सीख के आया था। मुझे लगा था, और मैं चूंकि आनंद बख्शी साहब और साहिर साहब का फैन रहा बचपन से, उनको बहुत सुना है मैंने, तो उस वक्त वो कमाल की शायरी वायरी भी हो रही थी गानों में, तो हमें लगा जब हम जाएंगे तो बस यही काम रहेगा। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ बिल्कुल अलग एक सिस्टम था, और धुन पे लिखने वाला सिस्टम था, और धुन का मीटर अपना कंपोजर का एक अलग, हालांकि यही बहर होती है उसमें भी, बट वो कम बढ़ती अपने हिसाब से कर लेता है वो। तो वो बड़ा चक्कर था यहाँ, जैसे आए और धुन पे लिखना है, फिर सिचुएशन है, फिर डायरेक्टर के पर्सनल उसकी पसंद है, तो बड़ा अजीबो गरीब लगा, और मैं बेसिकली डर गया। मैंने कहा हम तो यहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वही था कि सोचा कि नहीं भाई, अब वापस तो जाना नहीं है। कभी ऐसा होता होगा ना, जैसे एक खास शब्द का चयन आप करना चाहते हैं लेकिन वो वहां बैठ नहीं रहा, या वो उनको पसंद नहीं है, तो जी नहीं? हाँ, बहुत बार, कभी कभी नहीं, वो आज तक होता है, और हर गाने में लगभग होता है वो। और मैं वही बताना चाह रहा था कि उस वक्त जो जंग शुरू हुई और हमें लगा कि नहीं, बिल्कुल नीचे उतर के ही लिखना है, और बिल्कुल ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो पोएट्री नहीं हो रही है। और उसकी वजह सिर्फ मैं वो कहूंगा कि उसकी वजह यही है कि जो मेकर्स और पब्लिशर हैं उनका साहित्य से और लिटरेचर से और पोएट्री से कोई लेना देना नहीं है, और उनका लेना देना होना चाहिए, क्योंकि गाने एक बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये बड़े दुख की बात है, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, और बहुत ही ये दुख की बात है कि ये लिटरेचर हमारा है, ये लिटरेचर हिंदुस्तान का है, तो इसमें और यहाँ के सुनने वालों के लिए हम काम कर रहे हैं जिनका ये है, तो उनको हमें ये इस तक जो है वो पहुंचाना चाहिए और उनको इसमें साथ देना चाहिए। और आज तक हर गाने में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, तकलीफें होती हैं, कोशिश करते हैं, और फिर वही अगेन बात आती है कि देखो भाई, दूसरा काम, कोई दर कोई जर कोई ठिकाना भी नहीं है, और लौट के अब हमको घर जाना भी नहीं है। ये वाली गजल आप पूरी सुनाए ना? हाँ, तो ये शहर गनीमत है, बस ये गजल क्या, ये ऐसी बात मैंने लिखी थी कि ये शहर गनीमत है, कहाँ जाओगे
तुराज, वो लोग भी नहीं, वो जमाना भी नहीं है। तो फिर ये सोच के हमने सब्र कर लिया। और लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि सब्र कर लिया, मैं लड़ रहा हूं बराबर। हम लोग सब बहुत सारे राइटर कोशिशें कर रहे हैं और अच्छा लोग सुन रहे हैं और ऑडियंस बढ़ती जा रही है हमारी, और अच्छी ऑडियंस बनती जा रही है, और हम इसको एक दिन ठीक कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। आनंद बख्शी का कौन सा गीत आप यहाँ सुनवाना चाहेंगे? देखिए, आनंद बख्शी साहब के तो कोई भी गाना ले लीजिए, उनका कोई भी गाना ऐसा है ही नहीं जो मेरा फेवरेट नहीं है, पसंदीदा नहीं है। और उनका जो परदेश का गाना है मुझे बहुत पसंद है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने। क्या मुझे बहुत पसंद है वो गाना उनका। चलिए, तो यहाँ पर हम परदेश का ये गाना सुन लेते हैं। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा। Obla di di di, obla da da da, obla do do do, what to do? Obla di drum di drum, obla da drum da drum da drum, obla do drum, we love you. नहीं याद कब से, मगर मैं हूँ जब से, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, मुझे आजकल है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा। दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से बातचीत A.M. तुराज साहब से। मैं हूं आपके साथ राजश्री। और तुराज साहब, जीवन में ना ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं, घटनाएं होती हैं जो हमारे जहन पे रह जाती हैं बहुत सालों के बाद भी। मतलब
कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसे हम उसे फिर से याद कर लेते हैं। हम याद करके खुश भी होते हैं, याद करके गमगीन भी होते हैं, याद करके गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों हुआ। और हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। आपके साथ कुछ ऐसा वाकया जिसे आप आज याद करते हैं तो कौन सी फीलिंग आपके सामने उभरती है? देखिए, ऐसा नहीं, ऐसे वाकये बोलिए आप, बहुत सारे वाकये ऐसे हुए हैं। ऑब्वियसली देखिए, शायर या क्रिएटर कोई इस तरह की, जब पोइट्री वाला अगर हम क्रिएशन की बात करें तो वो ऐसे ही नहीं आती है, वो पढ़ के या सीख के नहीं होता है, वो उसमें चीजें उतरती हैं, ऊपर वाले का भी इसमें एक करम है। दूसरा, शायर बहुत सेंसिटिव होता है, वो पैदा होता है तो उसके पास बहुत सारे सेंसेस होते हैं, और वो जरूरी नहीं कि जो उसके साथ हो रहा है वही वो लिख रहा है, जो उसके आसपास हो रहा है वो उसे भी अपना बना लेता है, उसको इतना सेंस कर लेता है तो उसे भी अपना बना लेता है। तो उसमें जो दुख या खुशी जो भी कुछ होते हैं वो सिर्फ उसके नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसे बहुत वाकये हुए और मेरे आसपास भी ऐसे बहुत वाकये हुए जो मेरे बन चुके हैं और जिन्हें मैंने बहुत फील किया है। और मैंने एक शेर भी लिखा है, यहाँ अगर हम पढ़ दें। जरूर। कि मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। आहा, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ये बात है, इसमें सारी चीजें मेरी नहीं हैं, इसमें कुछ एहसासात जो हैं वो मेरे आसपास के और बहुत से लोग हैं उनके भी हैं। अब जब आप गांव जाते हैं जी। अपने अब्बू के पास, घर परिवार सब लोग हैं वहां पे, तो आप क्या महसूस करते हैं? और जिन लोगों को आप छोड़कर आए थे, आपको लगा था दादी आपका साथ दी, पिताजी भी साथ दे रहे थे, वो भी पैसे भेज रहे थे अपने तरीके से, तो वो कौन सी फीलिंग है जो आपको लगती है कि आपने ये रिस्क लिया, आपका हौसला बुलंद था, आप चाहते थे ऐसा करना, लेकिन फिर भी बहुत साफ सब कुछ सामने मंजिल नहीं थी, तो जब जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? लोगों से मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको मिलकर? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा है कि बहुत कुछ खोया भी है, बहुत सारे एहसासात जो हमें मिलने चाहिए थे और यहाँ आके वो नहीं मिल पाए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि अब हम कहीं के नहीं रहे, हम बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेकिन घर वाले सब वहाँ हैं, जो पूरे एहसासात और रिश्ते हैं वो वहाँ हैं। तो अब हम जब यहाँ आते हैं तो वहाँ की यादें सताती हैं और वहाँ की चीजें हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर चूंकि काम यहाँ है तो यहाँ की चीजें हैं, तो अब हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तो एक ये बहुत बड़ा एक विडंबना कह लीजिए। और मेरे ख्याल से जब ऊपर वाला आपको कुछ देता है तो वो कुछ लेता भी है। तो इसमें ये भी एक चीजें हैं कि कुछ चीजें नुकसानात हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया भी है, और घर वालों ने हमेशा जो है वो मोहब्बत दी है, और वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा नजरिया बदला है, अच्छा उनको मतलब वो अलग एंगल से देखते हैं, तो वो एक अच्छा भी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चीजें गई भी हैं, छूट भी गई हैं। जी हाँ, छूट गई। आप मोहब्बत के शायर कहा जाता है आपको, आपके तमाम शायरी में सेंटर स्टेज है मोहब्बत। प्रेम तो बुनियाद है ही हर रिश्ते की, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत का शायर हूं, तो देखिए मेरा ये मानना है मोहब्बत का शायर होना हर आदमी की जरूरत भी है और उसकी मजबूरी भी है, उसको होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी तरक्की उठा के देखें दुनिया की, वो किसी बिजनेस की हो, किसी मजहब की हो, किसी आइडियोलॉजी की हो, किसी राजनीति की हो या किसी आर्ट की हो, वो मोहब्बत के बिना मुमकिन ही नहीं है। मोहब्बत है तो तरक्की है। तो इसलिए मैंने मोहब्बत को चुना, क्योंकि मैं भी तरक्की करना चाहता हूं और मैं बहुत लोगों तक आप तभी पहुंच सकते हैं। मेरा एक शेर भी है कि थोड़ा सा अलग तरह का शेर है कि दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल कोई दिल्ली नहीं है मत सियासत कीजिए। क्या बात है, तो क्या दिल बात पे है, हुकूमत करने के लिए मोहब्बत शर्त है जी। तो यहां से ये तो खैर एक हो गया। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं एक दो शेर और सुनाऊं। जरूर। और जैसे शायरों को अक्सर कहा जाता है और ये माना जाता है कि शायर बहुत सैड बातें करते हैं और बहुत ही संजीदा होते हैं। देखिए शायरी की अपनी एक मजबूरी है और अपना उसका एक ऑरा है, एक सिस्टम है। तो वहां से मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है, लोगों को बताने की कोशिश की कि भाई शायर ऐसे क्यों होते हैं। क्योंकि शायर जो महसूस करते हैं वो कहते हैं और वो उनके जिस्म में, उनके हाव भाव में, उनके तौर तरीकों में वो दिखता है। तो वहां से एक शेर मैंने बनाया कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं। क्या बात।
तो आंसू की का मुकद्दर है किसी के गम की निगरानी में होना, तभी वो निकलता है। चाहे वो खुशी के आंसू हो, वो भी एक निगरानी होती है, एक पैशन होता है, उसमें भी एक अलग तरह का पैथोस होता है। तो हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में है, और बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस मोड़ पे हम आपकी पसंद का एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैं चाहूंगा कि मैं साहिर साहब का एक नगमा, क्योंकि वो भी मेरे फेवरेट राइटर रहे हैं और हैं आज तक, वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी फिल्म का ये गाना, आइए सुनते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है उनका। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही
मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो राज साहब, बहुत सारी फिल्में हैं, लगभग 50 के आसपास आपकी फिल्में हैं, जिसमें मैं कुछ का नाम लूंगी यहाँ पर, जैसे वादा रहा, जेल, मुंबई 118, ख्वाब, लंका, विल यू मैरी मी, डेविड, जैकपॉट। मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि एकदम से नाम हुआ आपका, गुजारिश के गाने बहुत अच्छे थे। जी हाँ, उसी के बाद है ना, पद्मावत, और उसके बाद फिर और भी कई चर्चित गाने रहे हैं, जैसे चक्रव्यूह का एक गाने में उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी, और वो था, और फिर डेविड एक फिल्म की थी मैंने बीच में, अभी भी एक फिल्म वजीर का भी गाना बहुत हिट हुआ था, वो गाना वजीर भी की थी। डायरेक्ट इश्क का भी एक गाना, क्योंकि कई बार हम जब कंप्यूटर में गाने निकाल रहे होते हैं और जब सुनते हैं तो कहते हैं ये तो गाना बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म का नाम नहीं सुना। इसी बात पे मैंने वो प्रश्न किया था आपसे कि भाई गाने बहुत पसंद किए जाते हैं लेकिन फिल्म उतनी कामयाब नहीं होती। उसका उदाहरण मेरा एक गाना जो बहुत हिट हुआ, और मेरे ख्याल से अरिजीत सिंह का वो पहला गाना हिट था जी, और वो गाना था कभी जो बादल बरसे। ओह, ये गाना मैं भी बहुत अपने प्रोग्राम में बजाती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे इसी शायर से आज मिलना है, मुझे बहुत खुशी हुई, और यही सोचने लगी मैं कि गाने इतने हिट हो जाते हैं लेकिन फिल्म वो कामयाबी नहीं हासिल करती, जिसकी वजह से फिर वो गाना लोग सुनते तो हैं जिनको पता है, लेकिन वो फिर फेड कर जाता है। लेखन के अलावा और क्या शौक है आपके, और क्या पसंद करते हैं? जी, मैं अभी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मैं वहां रहता था मुजफ्फरनगर में, अपने घर पे था, तो शायरी तब तक मैंने शुरू नहीं की थी या कर चुका था। तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर पोएट्री नहीं करता और इस तरफ नहीं आता तो शायद मैं क्रिकेट खेलता और अच्छा कुछ उसमें आगे बढ़ सकता था। हालांकि लेकिन अब्बू तो क्रिकेट से भी खुश नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। मैं उनसे छुपके क्रिकेट खेलता था और बहुत डांट खाता था। देखिए, वहां बस वही था कि वहां पे क्या, मेरी जितनी भी पुश्तें रही होंगी, वो पता नहीं कितनी पुश्तों से खेती होती आ रही घर पे, तो वो सब सेट है, वो मतलब मेरे वालिद साहब और पूरी जो उसके पहले जो पीढ़ियां थी, तो वो यही होता चला रहा था, और बाकी दुनिया उन पे एक्सपोज नहीं थी। बाकी दुनिया उन्होंने देखी नहीं, उनको पता नहीं था, तो उनको लगता था बस बड़ा मुश्किल है, और कोई नहीं चाहता कि उनके आने वाले बच्चे या उनके बच्चे जो हैं वो किसी ऐसी दुनिया में या किसी ऐसे फील्ड में जाए जिसको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो वहां उनके भटकने के और नाकामयाबी के बहुत सारे चांसेस होते हैं। स्टेबल सा हो, मतलब। जी हाँ, तो उसके पीछे यही था, और उनका कोई मंशा ये नहीं था। आज वो बहुत खुश हैं और बहुत खुश होते हैं जब मेरी चीजें वो देखते हैं और लोग मेरी बात करते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसका मतलब ये था कि वो आज चाहते हैं कि बच्चे अलग अलग फील्ड में जाएं, क्योंकि आज वो दुनिया उन पे एक्सपोज हो गई, उन पे खुली वो दुनिया जो उससे पहले नहीं खुली हुई थी। तो इसमें उनकी गलती नहीं है बिल्कुल। और दुनिया के हर माँ बाप का ये रहता है कि कहीं भी जाके, किसी भी पोजीशन पे जाके या किसी भी उम्र में जाके हमारे बच्चों को जो है वो कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उनकी पूरी जिंदगी माँ बाप की जो है इसी के पीछे गुजर जाती है। आपकी गजलों में गाँव का कितना परिवेश रहता है, वो खेत खलिहान पेड़? जी बिल्कुल, जैसा मैंने वो शेर भी सुनाया, और एक शेर मैं और सुनाऊंगा कि हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, हमको रोजी खींच लाई, सहराओं मतलब जंगलों में, हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में। बहुत सुंदर। तो वाकई गाँव में देखिए हर जगह की पूरी गजल होगी जरूर। जी हाँ, इसे कुछ शेर मुझे याद है कि हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गाँव में, और आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पाँव में। बहुत सुंदर। तो इसके और भी शेर है, मुझे इसके याद नहीं है जी, क्योंकि इतना कुछ लिखते हैं और वो अब इतना याद नहीं रहता। और मैं जैसा कि मुशायरे पढ़ता हूँ, बहुत कम मुशायरे पढ़ पाता हूँ, यहाँ से मसरूफियात है तो जा नहीं पाता हूँ, और क्योंकि एक मुशायरे के पीछे 2 दिन लगते हैं कहीं भी जाने में। हाँ, बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं होते मुशायरे, मैं पूरे वर्ल्ड में मुशायरे पढ़ चुका हूँ, तो आउट ऑफ इंडिया अगर मुशायरे होते हैं तो वहां मैं ज्यादा जाता हूँ, क्योंकि वहां जाने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ तो और शायर भी काम कर रहे हैं पोइट्री के लिए और लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो पोइट्री है, वो ज्यादा लोगों तक बाहर भी पहुंचे और वो उसे जाने। और एक तो ये
ये है, और दूसरा इसके पीछे एक ये भी है कि घूमना भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ से घूमने जा नहीं पाता हूँ, तो कम से कम इस बहाने से मैं नए लोगों से मिलता हूँ और नई दुनिया देखता हूँ। तो बाहर जब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, मुशायरे होते हैं, तो वहाँ की ऑडियंस में और हमारे अपने देश में जब आप मुशायरे पढ़ते हैं तो क्या फर्क आपको महसूस होता है? देखिए, बाहर जैसे डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री में जाए। जैसे अगर हम गल्फ में जाते हैं तो गल्फ में अमूमन वही ऑडियंस होती है जो यहाँ के मुशायरों में होती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लेबर क्लास बहुत ज्यादा है गल्फ में, हमारे यहाँ से गया हुआ, तो वो लोग भी आते हैं सुनने। और जैसे हम अमेरिका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया या लंदन या कनाडा या और किसी कंट्री में, तो वहां पे जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग सुनने आते हैं और वो उनको सुनाने का एक अलग मजा है। शेर वो थोड़ा सा उस पर रद्दमल उनका कुछ अलग तरीके का रहता है और बाकी लोगों का थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है। हालांकि सब बहुत दिल से ही रिएक्ट करते हैं, दिल से ही, क्योंकि पोएट्री चीज ही ऐसी है कि इसे दिल के बिना सुना नहीं जा सकता। तो दिल तो सब में होता है, लेकिन कुछ लोग उस दिल से, देखिए दिल से दो काम लिए जाते हैं। एक तो हमारी बॉडी दिल से काम ले रही होती है, जो पंप करने का काम है, ब्लड को पंपिंग कर रही है पूरी बॉडी में, एक वो ले रही होती है, एक हम खुद भी दिल से कुछ काम लेते हैं। तो जो लोग दिल से काम लेते हैं मोहब्बत वाला, मोहब्बत का, और वो जरूरी नहीं है कि मोहब्बत किसी लड़की से ही हो, ये बिल्कुल गलत बात है। मोहब्बत माँ से हो सकती है, मोहब्बत बाप से होती है, मोहब्बत भाई से होती है, मोहब्बत बहन से होती है, मोहब्बत आपके जो साथ काम करने वाले उनसे होती है, दोस्तों से होती मोहब्बत है, दोस्तों से होती है, मोहब्बत आपकी सोसाइटी से होती है, आपके देश से होती है, आपके शहर से होती है, आपके काम से होती है। तो मोहब्बत बड़ी वसी, यानी बहुत बड़ी, इसका बड़ा दायरा है, ये बड़ी चीज है। तो जो लोग अपने दिल से ये वाला काम लेते हैं वो पोएट्री जरा ज्यादा सुनते हैं और उनको पोएट्री में ज्यादा मजा आता है। मुशायरे बहुत सारे आप जगहों पे जाते रहे, कुछ अनुभव अलग सा, जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी हाँ, एक मुशायरे की एक घटना है। चूंकि मेरे बाल मैंने बचपन से लंबे रखे हुए हैं और मैं यहाँ शेर भी सुनाऊंगा, मैंने बालों पे अपने शेर भी कहे हैं। कोई खास वजह है या शायरों के बाल होते ही लंबे हैं? ये मुझे बचपन से पसंद है ऐसे बाल लंबे रखना, और मैं आज तक रखता हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि इसके लिए अब्बू कभी नाराज नहीं होते थे? बाल भी ठीक था। हाँ, जब मैं वहां था तो अब्बू बिल्कुल नाराज होते थे, क्योंकि वहाँ ये कल्चर नहीं था बाल लंबे रखने का। लेकिन अभी वो, जैसे मैं वहां से आ गया, और फिर देखिए बात वही होती है कि किसी को आप जब तक वो चीज पता ही नहीं है तो वो उसके बारे में कैसे कह सकता है। तो उन पे वो दुनिया नहीं खुली थी। अब वो, चूंकि ये हमारे मोबाइल ने भी बहुत काम किया है, एक डिवाइस जो ये हमारे हाथ में। हाँ, तो हम आते हैं, मैं किसी बाहर आउट ऑफ इंडिया में एक मुशायरा पढ़ रहा था, पता नहीं कुवैत में या कहाँ में एक मुशायरा पढ़ रहा था, और वहाँ जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ था और बालकनी भी थी उसमें, जैसा हमारे यहाँ थिएटरों में पहले होती थी, अभी तो बालकनी होती नहीं। तो वो ऐसी थी और वो उस पे ऊपर भी लोग बैठे हुए थे। तो मैं मुशायरा पढ़ रहा था, पता नहीं कोई शेर मैंने पढ़ा, और एक साहब जो है वो जो आगे जो बालकनी की वॉल होती थी उस पर वो झूल गए और ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा माइक से कि मैंने यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू जो है वो कर दी। कौन सा शेर पढ़ूं बताइए मैं दोबारा? कहने लगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई ये आप यहाँ बाल देखने आए हैं मुशायरे में? यार मुझे लगा मेरी शायरी की वैल्यू, और आपने तो बिल्कुल कुछ अलग ही बात कर दी। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। खैर फिर मैंने वहां एक शेर पढ़ा ये वाला। मैंने कहा मैं वो शेर पढ़ूंगा जो मैं पढ़ नहीं रहा था, अब मैं वो पढ़ूंगा। तो मैंने फिर, मेरी गजल है उसमें एक शेर है, गजल का मतला यानी पहला शेर है कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चराग जलते हैं। और शेर फिर ये था कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे बाल झटकने से लोग जलते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि लंबे बाल हैं, जब मैं शायरी पढ़ता हूँ तो बाल थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको उसमें मजा आ रहा था। तो ये और बाल पे या गेसू पे बहुत सारे गीत भी लिखे गए, कोई याद है आपको जो हम सुनवाएं यहाँ पर अभी? जी देखिए, यहाँ बालों की बात चली है तो हम क्यों ना मोहम्मद रफी साहब का, जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं और पूरी दुनिया के फेवरेट हैं वो, तो हम उनका एक गाना है कि तू मेरे सामने है और तेरी जुल्फ है खुली, क्योंकि मेरे बालों से रिलेट करती हुई बात है, तो ये हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आइए सुनते हैं। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़ें हैं खुली, तेरा चल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तो मेरे सामने है
कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं, और तेरे होंठ लरजते हुए मैखाने हैं। मेरे अरमान इसी बात पे दीवाने हैं। मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है। तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती है। तू जो चलती है तो कुदरत भी बहक जाती है। मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला। मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। तो एक आपकी गजल है, वो बहुत सुंदर गजल है। मतलब इतनी सारी गजलें हैं, लेकिन कोई भी गजल जो आपको पूरी याद है ना। चलिए एक गजल के कुछ शेर मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि गजल है कि एक गजल से पहले मैं दो शेर पढ़ूंगा, फिर मैं गजल पढ़ूंगा। तो गजल है कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम यानी साथ में चल रही होती जी। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और शेर था कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। चलिए यहाँ पे गजल के मैं सुनाना तो कुछ और चाहता था, लेकिन बहुत ही मॉडर्न गजल यूं कह लीजिए, और जो आसानी से हमारे लोगों तक पहुंच जाए, तो वो एक गजल मैं आजकल पढ़ता हूँ। इसको नई गजल है कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है। मैंने देखी इसमें अंग्रेजी के वर्ड कुछ यूज किए, मतलब है कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वो लड़की नेक होती जा रही है। वो शेर देखिए कि तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, ये दुनिया एक होती जा रही है, ये दुनिया एक होती जा रही है। और शेर देखिए कि जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है, क्या मोहब्बत केक होती जा रही है। बहुत सुंदर। बिल्कुल जो आपने कहा कि आज जो चीजें घटित हो रही होती हैं उसका असर हमारे जहनों पे होता है। और क्या बताऊं, जिस तरह से रिश्ते आजकल जिए जा रहे हैं, मतलब फेसबुक पे आपके चाहे 5000 दोस्त हों, लेकिन रियल लाइफ में आप घर वालों से बात नहीं होती, इवन दोस्तों से भी बात करने का वक्त नहीं होता। एक गीत सुन लें आपकी पसंद का, एक और कौन सा गीत सुनाएंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पे एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है जो कैफी आजमी साहब ने लिखा है। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद। कोई खास वजह या बस? देखिए मैं एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा, वो यहाँ मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। इसकी वजह बस ये है, चलिए हाँ, कि मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है।
सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। बहुत सुंदर। ये जो मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी कविता की जो 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कि कितने हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी और नींद गई फिर बैठकर पछताती है जिंदगी, उसमें एक और लाइन थी कि हर उम्र के अपने सपने महल बना लेते हैं, हर उम्र की अपनी खामोशी सी होती है जो बताती है स्वाद जिंदगी। तो ये जो ख्वाब, ये महल और हमारे गजलों में, मतलब जो पोएट की रचनाओं में जो दर्द होता है, दुख होता है, कुछ उसका अपना भी होता है, कुछ उसके अपनों का होता है जिसको वो अपनी डायरी में कहता है। और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी बात कह दूं तो पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन हम सब होते तो इंसान ही हैं और उन्हीं चीजों से होकर गुजरते हैं जो सबके जीवन में होता है, चाहे वो प्रेम हो, दोस्ती हो। तो क्या एक इंसान होने के नाते, शायर होने के नाते, पोएट होने के नाते, युवक होने के नाते, युवा होने के नाते आपके भी जीवन में ऐसी बात यकीनन हुई होगी और जिसकी कसक कहीं ना कहीं है आपके गजलों में? जी बिल्कुल, मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ, इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, बिल्कुल अलग किसी प्लेनेट से नहीं आया हूँ। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वो सब चीजें हुई हैं जो सबके साथ होती हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं उस वक्त भी मेरे आसपास और मेरे साथ ऐसे बहुत से दुख, दर्द, खुशी और बहुत से वाकयात चल रहे थे और आज तक चल रहे हैं, वो उम्र भर चलते रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है ये एक चटियल मैदान है, ये समतल मैदान नहीं है। तो इसमें हर कदम पे उतार चढ़ाव, दुख और खुशियां हैं, वो चलती रहेंगी और वो मेरे साथ बिल्कुल हुई हैं और हो रही हैं। तो इसीलिए शायद मैं लोगों के दुख, दर्द या खुशी महसूस कर पाता हूं और लिख पाता हूं, क्योंकि इसके बिना ये मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं इन एहसासात से परे होता या इन एहसासात को मैं महसूस ना कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल नहीं लिख पा रहा होता, या मेरे साथ ये चीजें नहीं हो रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक गाना है, देखिए एक क्या होता है कि पोएट्री जो है उसमें जो बातें होती हैं गम की, सुख की, दुख की, वो इसलिए होती है जो हम चीजों से थक हार के बैठ जाते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम उनसे ऊपर उठें और आगे बढ़ें। तो मेरा एक गाना है जो मुझे लगता है कि मैंने उसमें बहुत ही मोटिवेशनल बात की है और उन सब चीजों से, दुख दर्द से या तकलीफों से या बहुत ज्यादा खुशी से मैंने बाहर आने की बात की है उस गाने में। उस गाने को मेरे ख्याल से वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अरिजीत सिंह ने वो गाना गाया है, संजय जी ने कंपोज किया है कमाल का, और वो फिल्म थी गंगूबाई। उसमें एक गाना था जो अरिजीत ने गाया था कि मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। क्या बात है। उसका अंतरा था कि उदासियों के तले मुस्कुराहटें हैं दबी,
जरा से होंठ हिलाओ तुम्हें दिखेगी अभी, उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी दिखाने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। उसका अगला अंतरा था कि जो ज्यादा देर तलक दिल ना मुस्कुराएगा, अदाएं सारी धड़कने की भूल जाएगा, दिल से कह दो बेवजह हंसने और हंसाने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो कि वो मुस्कुराने लगे। बहुत सुंदर। इन दिनों आप कुछ लिख रहे हैं, खासकर मेरठ और उस तरफ के गांव की पृष्ठभूमि पर कुछ लिख रहे हैं आप। जी हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। जी जी जी, जी। ये बड़ी खुफिया बात थी जो आप तक पहुंच गई है। हाँ, तो मैं यहाँ बता दूं कि हाँ बिल्कुल, देखिए मैं चूंकि मेरठ और मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, तो मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ के नुएंसेस मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैं ये इन फ्यूचर ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ के नुएंसेस, वहाँ के कैरेक्टर्स और वहाँ की कुछ कहानी मैं किसी जरिए से लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि वो अभी सिर्फ गानों में इतना पॉसिबल नहीं है वो पहुंचाना। हालांकि मैं कोशिश करता हूं, मेरी हर गाने में, हर लाइन में, मैं चूंकि मैं वहाँ पला बढ़ा, मेरी तरबियत वहाँ पे हुई है, वहाँ के लोगों में हुई है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो चीज जा भी रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और बड़े पैमाने पे जाए, क्योंकि जहां हम पैदा होते हैं, जैसे हिंदुस्तान हमारा देश है, तो इसके हम पे कुछ कर्ज हैं जो हमें चुकाने हैं, इससे हमें बेपनाह मोहब्बत करनी है और इसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। जैसे ये हीरा मंडी की बात अभी तक नहीं हुई है, जैसे हीरा मंडी में संजय लीला भंसाली जी ने जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हिंदुस्तान के नुएंसेस हैं, जो हिंदुस्तान का लिटरेचर है, जो हिंदुस्तान का म्यूजिक है, जो यहाँ की बातें रही हैं, वो संजय जी ने 192 कंट्री में इसको पहुंचाने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है। मैं इससे जुड़ा हूं इसलिए नहीं, एज ए हिंदुस्तानी बड़े फक्र की बात है कि हम आज नेटफ्लिक्स के इस पोर्टल पे 192 कंट्री में हम जो है वो रन कर रहे हैं और नंबर 2 या नंबर 1 पे ये सीरीज जो है रन कर रही है, तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। और एज ए हिंदुस्तानी, एज ए गीतकार नहीं, मैं इसका हिस्सा हूं इसलिए नहीं है, सबके लिए, हमारे जितना सबके लिए उतना ही मेरे लिए भी है। तो कहीं ना कहीं बात वहीं घूम के आती है। तो मैं जिस जगह पैदा हुआ हूं उस जगह का ही मेरे ऊपर कुछ हक है, उन लोगों का भी हक है। तो मैं चाहता हूं कि वो कल्चर, वो जबान, वो कैरेक्टर्स, वो बात मैं किसी तरीके से, मेरी कोशिश है कि मैं वो पहुंचाऊं लोगों तक। तो उसको किस तरह से आप मतलब मैं एक फिल्म के रूप में वो पहुंचाना चाहता हूं। और देखिए अभी आगे जल्द जैसे ही मैं कुछ करूंगा और कुछ चीजें कॉन्क्रीट होंगी तो मैं जरूर यहाँ फिर से आऊंगा और मैं उस पर बात करूंगा एक दिन। मुझे ऐसा यकीन है कि ऐसा होगा। जी जी। तो राज साहब, बहुत सारे एल्बम भी आए हैं आपके, और खासकर मुझे याद है सुन जरा, जिसे यसीन दरबार ने प्रोड्यूस किया था। बहुत प्यारा गाना था ये, सुन जरा। जी हाँ, वो किया था। जी जी जी। तो उसमें से कुछ गीत हम चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को सुनवाएं। कौन सा? मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक जुबिन नौटियाल हमारे यहाँ बहुत अच्छे सिंगर हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनका एक गाना जो मैंने टी सीरीज के लिए किया था, वो गाना था दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। तो ये गाना मेरे बहुत करीब है, तो ये आप जरूर, चलिए सुनते हैं। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम न कभी बाहर लाएंगे, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। इश्क हमारा जग से जुदा
मुजरिम भी हम बन जाएंगे, देना अगर तुम सजा चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। तुम्हारे ही काम तो आएंगे आखिर, हम में हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो तुम कहो बस वो ही सही है। हक में हमारे शौक से कर दो, करना अगर बद्दुआ चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। और जैसे आम जिंदगी की बात करें तो खाने पीने का कितना शौक है आपको, और खाने में क्या पसंद करते हैं आप? देखिए, खाने पीने में मैं बहुत ज़्यादा फूडी तो नहीं हूँ, और बस चूंकि मैं पहले जब पढ़ रहा था तो हॉस्टल में रहा, फिर दिल्ली आ गया। हॉस्टल में कहाँ रहते थे? मैं वहाँ मुजफ्फरनगर मेरठ में भी रहा, फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली कुछ दिन रहा, फिर बॉम्बे आ गया। तो घर के खाने और वो खाने का टेस्ट, जो वो फूडी होना जो एक होता है, वो डेवलप नहीं हुआ। और क्योंकि यहाँ काम की इतनी मारा मारी थी कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था कि खाने पे ध्यान नहीं गया। तो हॉस्टल लाइफ जो होती है बिल्कुल अलग होती है घर से, जो आजादी छोटा था वो लाइफ मैं वहां भी जी नहीं पाया, बहुत छोटा था मैं, तो इसलिए उसके कोई इतने किस्से नहीं है। और उसमें ये हुआ कि हाँ, आम मैं बहुत खाता हूँ। मुझे आम के सीजन में मैं खाना लगभग एक टाइम ही खाता हूँ। मैं आम बहुत खाता हूँ, चूंकि हमारे घर पे आम के पेड़ वेड़ हैं, तो बाग हैं, तो इसलिए वो आम वाम जो है वो काफी मैंने खाए हैं बचपन से। तो आम का मैं बहुत शौक हूँ। मुशायरों में ज्यादातर मैंने देखा है शायरों को कि वो उनकी वेशभूषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आप इसी तरह से ज्यादातर पैंट शर्ट में होते हैं, बिल्कुल अलग पहचान होती है आपकी। तो ये जी देखिए, मेरा यही है कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। भले ही हम जो अंदर सामान है पैकेट में, वो हम भले ही कुछ पुराना दे रहे हो, कुछ नया दे रहे हो, लेकिन कम से कम जो पैकेट है, देखिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए चीजों में, और वो एक पैकेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। दिखने में जब कोई चीज हमको देखने में अच्छी लगती है तो फिर हम उसे उसकी जानकारी करते हैं। अच्छा, ये कौन सी जबान बोलती है, अच्छा ये क्या कहती है, या ये कहाँ पैदा होती है, ये कहाँ या किस काम आती है। तो वो कम से कम हमको, मेरा ऐसा देखिए, सब अच्छा ही दिखते हैं और सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन मैं चूंकि आज के साथ चलना चाहता हूँ और मैं यंगस्टर्स तक पहुंचना चाहता हूँ, और मैं खुद अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ बिल्कुल, कि मतलब मेरा इस दुनिया पे और इस दुनिया के कपड़ों पे उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। तो मैं चाहता हूँ वो मेरा हक है, मैं उसको अदा करूँ। तो मैं आज के हिसाब से मेरा रहन सहन है, चूंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और यहाँ एक बड़ी ग्लैमर की दुनिया है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? सोचा है कभी कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पे आर्ट की कदर है, वो जितनी भी है, जैसी भी है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो बाकी जगह नहीं है। तो ये मुझे एक पार्ट बहुत अच्छा लगता है कि आर्ट्स की यहाँ पे कद्र करते हैं, जितनी भी करते हैं, जितनी भी सामने वाले की नॉलेज है वो उसके हिसाब से करता है। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, यहाँ प्यार मोहब्बत भी है आपस में, कोई किसी को पूछता नहीं आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आप किस बिरादरी से या किस मजहब से बिलोंग करते हैं, वो कोई नहीं पूछता। तो ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए थोड़ी सी मजहब की बात भी करते हैं, मजहब आपका इंडिविजुअल
एक चीज है, आप जिसको भी फॉलो करते हो, और इंसानों के लिए मजहब है, मजहब के लिए इंसान नहीं है। बिल्कुल। हर मजहब दुनिया का इंसानों के लिए है। खुदा ने इंसानों को, ऊपर वाले ने इंसानों के लिए भेजा ताकि उससे एक सोसाइटी बन सके, हम एक दूसरे से प्यार कर सके, एक दूसरे को मोहब्बत दे सके। मजहब का मतलब ही ये है, उसके रूल्स तमाम मजहबों को आप पढ़ लीजिए, यही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। तो यहां वो है, मतलब इस इंडस्ट्री में कोई किसी को ये नहीं पूछता। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, इसमें बड़ा मजा आता है। हालांकि सब जगह कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनकी सोच अलग होती है, तो वो हुआ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तुराज साहब, आपकी पोइट्री को लोग बहुत पसंद करते हैं, मुशायरों में सब जगह देखा मैंने, बहुत चाहते हैं लोग आपको। आप किसकी पोइट्री को जो आपको बहुत इंस्पायर किया है, जिससे आप अपने आप को प्रभावित हो, महसूस करें कि हाँ, मतलब इनसे कुछ सीखने वाली बात है? देखिए, गीतकारी में जैसे मैंने बताया, मेरे दो लोग मेरे फेवरेट थे, आनंद बख्शी और आज तक हैं। और दूसरा, शायरी में अगर हम जाते हैं तो शायरी में बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ गालिब हुए हैं तो मैंने उनको पढ़ा है, मुझे वो बहुत पसंद हैं। और जैसे जॉन एलिया एक शायर थे, जो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, लेकिन बाद में वो दूसरे मुल्क चले गए थे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और भी बहुत सारे पोएट्स हैं जो मुझे, जिनको मैंने पढ़ा और जिनको मैं आज भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। आज तो खैर पढ़ना कम हो गया, सुनना ज्यादा हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग अवेलेबल हैं। तो जब जब वक्त मिलता है मैं उनको सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरह अच्छा कलाम लिख सकूं और पढ़ सकूं। देखिए, जब तक हम अच्छा सुनकार नहीं होते हैं तब तक हम अच्छा फनकार नहीं हो सकते। तो हमें सुनकार भी अच्छा होना चाहिए, हमें देखना भी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते। कोई गीत ऐसा आपने सुना जिसे सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि काश ये गीत मैंने लिखा होता, या इस तरह का गीत मैं सोच पाता? जी, बहुत सी चीजें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, ऐसी बहुत सारी गजलें हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है कि ये मैंने किया होता और ये मैं करता। लेकिन उससे बरक देखिए, मैं बहुत खुश हूं मैं जो भी कर पा रहा हूं, क्योंकि इंसान वही करता है जो इसके हिस्से का होता है, उसके नसीब का होता है। तो मेरे नसीब में जो था, जो है, जो होगा, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो करूंगा, मैंने वो किया। तो मैं इससे ज्यादा खुश। जैसे अभी भी लोग कई जगह पूछते हैं कि भाई आप किस मेकर के साथ आप लिखना चाहेंगे, किस कंपोजर के साथ, किस डायरेक्टर के साथ। मैं बोला नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा ने एक हिस्सा बनाया है और मैं जिन जिन के हिस्से में हूं या जो जो मेरे हिस्से में है, वो लोग मुझे आके मिलेंगे और मेरे साथ काम कर रहे हैं। सारी दुनिया के हिस्से में ना तो मैं हो सकता और ना सारी दुनिया मेरे हिस्से में हो सकती। तो मैं जहां हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं खुश हूं। मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उन तक पहुंचे, वो हमें अप्रिशिएट करें, बस बात खत्म होती। बहुत से लोग अपने जो उनका संघर्ष होता है, जब वो पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं, याद करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, वो समय अब बहुत खराब समय था और उसको नहीं मैं जी सकता, उसको मैं नहीं याद कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, बहुत कुछ सिखाया मुझे उस वक्त ने, मुझे हौसला दिया, मैं एक संघर्ष, वो पथरीली रास्तों पे चल के आगे बढ़कर आया हूं, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं था, नहीं बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, मुझे सबका सपोर्ट था? या फिर लगता है कि इतना तो होता है, इतना वक्त तो डिफिकल्ट होना चाहिए, तभी समझ में आया जब आपने तय किया कि नहीं, अब अब्बू से पैसे नहीं लेने, और आपने उनसे झूठ कहा और आप उनको पैसे लौटाते रहे? जी बिल्कुल। देखिए, पीछे की सबकी जो बीत चुका है उसमें खुशी भी होती है, दुख भी होते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि हम कुछ उससे सीखते हैं तो ही हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल वो एक रोल रहा है, वो अच्छी चीजें रही, उनका अपना एक रोल रहा है। और जो अच्छी चीजें रही उनका रोल ये रहा है कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। और जो ऐसी चीजें रही जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थी हमारे लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही थी। और उनसे हमने ये सीखा कि हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, या ऐसा नहीं होने देना है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनसे भी हमने सीखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उन चीजों को हमें याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे होता यह है कि एक तो हमें अपनी औकात पता रहती है, जो बहुत जरूरी है हर आर्टिस्ट के लिए, हर इंसान के लिए। क्योंकि अगर उसे उसकी औकात पता होती है तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता जो उसकी औकात के बाहर हो। और हर वो चीज जो औकात के बाहर है वो तकलीफ देती है, वो चाहे दूसरों को देती हो या आपको खुद को देती हो, वो तकलीफ ही देती है, वो सुकून नहीं दे सकती, वो अच्छाई नहीं दे सकती। वो युवा श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं और इस जगह आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जी, मैं उनको यही कहूंगा कि बस अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें
और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब आपको बड़ा मौका मिलता है तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं। और वो बड़ा मौका मिलता है तो हम कहीं ना कहीं, हमारी तैयारी छोटी होती है तो वो बड़े मौके से हमारी छोटी तैयारी लड़ नहीं पाती है, यानी उस पर खरी नहीं उतर पाती है और हमसे वो मौका चला जाता है। तो हम एक बड़ी तैयारी करें ताकि हमको जिस लेवल का भी, छोटा बड़ा बीच का, हमको जो भी मौका मिले हम उस पर खरे उतर सकें और उस पर हम उससे लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसलिए तैयारी बहुत करें और तैयारी की जरूरत होती है। और संघर्ष से नहीं डरें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तैयारी है आपकी, वो मेन तैयारी है। वो तो आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो हौसला देती है। सबसे बड़ी बात, वो आपको एक सब्र देती है हर दुख से लड़ने का। तो अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते किसी फील्ड में, तो क्या इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हर कदम पे 1000 दुख हैं और सिर्फ 1 या 2 खुशी है। और ये इस दुनिया का सिस्टम है, ये कोई बुरी बात नहीं है, यही सिस्टम है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया तुराज साहब स्टूडियो में आने के लिए, और आपकी आने वाली फिल्मों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छी अच्छी गजलें हम तक पहुंचाते रहे। हम यहाँ पे एक शेर मैं जरूर हमेशा पढ़ता हूँ, ये मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ और ये मुझे लगता है कि ये शेर कभी पुराना नहीं होगा। इससे हम एंड करना चाहेंगे कि देखिए, एक ही जिंदगी है और ये बहुत कीमती है। 8-10 जन्म या 7 जन्म जो भी होते हैं वो होते होंगे, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है। तो जिस चीज का पता नहीं वो मायने नहीं रखती है। तो बात ये है कि ये जिंदगी, ये जो एक जिंदगी है जो हमें मिली है, जिसमें हम हैं आज, ये 1 लाख जिंदगियों पे भारी है और उनकी बराबर है। तो इसको खूबसूरत बनाएं, इसमें खूब तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो उसके हवाले से शेर के, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शायर और गीतकार AM तुराज से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की थी राजश्री त्रिवेदी ने। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।